टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फीटर टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए इस चैनल के माध्यम से पहले टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लास कराई गई थी, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इस चैनल पर बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली जा रही है। उसके लिए मैं बहुत आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों, अब जो हमारी वीडियो स्टार्ट होगी इस चैनल पर, वह बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता हो, जिससे आप कोई भी एग्जाम में बैठें उस पर प्रश्न को देखते ही आप आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे एनसीएल हो या फिर इसरो हो या फिर डीआरडीओ हो या फिर यूपीआर वीएनएल का एग्जाम हो, उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम सारा कुछ कवर करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से। तो आइए बिना समय गंवाए, आज की हमारी जो टॉपिक है वह एमसीक्यू क्वेश्चन की टॉपिक है सेफ्टी टॉपिक से। किससे दोस्तों? सुरक्षा साधन या व्यवसाय सुरक्षा से। जो हमारी सेफ्टी रूल्स होते हैं, वह क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे पालन करना चाहिए, सारा कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अब प्रश्न रहा हमारा, जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो केवल हम इसमें प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल हम क्या करेंगे? प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में, जिससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा कुछ कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा क्या होनी चाहिए जब किसी व्यक्ति को सांप काट ले? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा किसी स्थान पर सांप काट लेता है, तो वहाँ पर या उस जगह को हमें क्या करनी चाहिए? रस्सी से या कपड़े से जोर से बांध दें, ताकि क्या हो, हमारा जो ब्लड है, जहर वाला ब्लड है, वह हमारे अन्य ब्लड में न पहुँच पाए, जिससे हमारा जहर क्या हो, वहीं तक सीमित रहे। क्या रहे दोस्तों? वहीं तक सीमित रहे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर संभव हो तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए? जहाँ पर सांप ने काटा है वहाँ पर हमें थोड़ा सा काट देना चाहिए, जिससे ब्लड बाहर निकल जाए और जो जहर है ब्लड में, जहर जो घुला हुआ है, वह आसानी से क्या हो, बाहर निकल जाए। तो जो दोस्तों इसका ऑप्शन जो दिया गया है, वह सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, खून को बाहर निकलने के लिए या बाहर को निकलने देने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा घाव को क्या करना चाहिए? काट दें, जिससे क्या होगा, हमारा जो जहर है, जो ब्लड में जहर पहुंचा है, वह क्या हो, बाहर आसानी से निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न है वह ये रहा दोस्तों, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे, एक दो दोस्तों मरीज है, ठीक है दोस्तों, एक मरीज है, वह मुंह से श्वसन प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो कौन सी चिकित्सा प्रणाली या क्या उपचार हमें देना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी मरीज हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह श्वसन प्रक्रिया सही से नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करनी चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी वर्कर हो, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर किसी वर्कर को आपने देखा कि वह श्वसन प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है। वह क्या कर रहा है दोस्तों? श्वसन प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो क्या करनी चाहिए? तुरंत हमें चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करनी चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी हमें चिकित्सा सहायता ढूंढ लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, कोई मरीज अगर श्वसन प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिर की सुरक्षा के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी कंपनी में काम करें, किसी भी वर्कशॉप में आप काम करें,
तो वहाँ पर जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी रूल्स तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यह सभी ट्रेडों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी ट्रेडों के लिए एक ही टाइप के प्रश्न बनते हैं इस सेफ्टी से, सेफ्टी प्रिकॉशन से दोस्तों एक ही टाइप के प्रश्न सारे आईटीआई के ट्रेड में या फिर आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम दें उसमें प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर का जो प्रश्न है वह है सिर की सुरक्षा के लिए कौन सी उपाय अपनानी चाहिए, या सिर की सुरक्षा के लिए हमें क्या पहनना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सिर की सुरक्षा के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, हार्ड हैट का, एक कठोर कठोर टोपी हो या फिर हेलमेट हो, कठोर टोपी टोपी हो या फिर क्या हो दोस्तों, कठोर टोपी हो या फिर क्या हो, हेलमेट हो, उसका हम यूज़ करते हैं सिर की सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सिर की सुरक्षा के लिए कठोर टोपी हो या हार्ड हैट्स हो या फिर हेलमेट हो, इससे हम अपनी सिर का बचाव करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पैर की सुरक्षा के लिए, जैसा कि आप जानते हैं पैर की सुरक्षा के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पैर की सुरक्षा के लिए हमें लेदर शू का यूज करना चाहिए या फिर सेफ्टी शू का प्रयोग करना चाहिए, लेदर शू का प्रयोग करना चाहिए या फिर सेफ्टी शूज का प्रयोग करना चाहिए, सेफ्टी शूज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेफ्टी शूज का प्रयोग करेंगे पैर की सुरक्षा के लिए या फिर लेदर के जो शूज आते हैं वह हमारे बहुत कामयाब होते हैं दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पैर की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आंखों की सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो गॉगल्स का भी यूज करते हैं, गॉगल्स का यूज करेंगे, ग्लास का भी यूज करेंगे, जो ग्लास होते हैं उसका भी यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेस जो शील्ड आती है जब हम वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर आंखों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा पूरा चेहरा ढक जाता है और आँख की जगह हमारा क्या होता है, ग्लास लगा रहता है, जिससे हमारी आंखों की सुरक्षा आसानी से हो जाती है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए हमें जो सुरक्षा, आँख की सुरक्षा के लिए दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, गॉगल्स का प्रयोग करते हैं और ग्लास का, साथ ही साथ दोस्तों फेस शील्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं फीटर टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए या कोई भी ट्रेड हो सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी काम करने जाते हैं किसी वर्कशॉप में, किसी कंपनी में, तो सुरक्षा का पालन बहुत जरूरी होता है। इससे दोस्तों आपको भी कोई नुकसान नहीं होता है, साथ ही साथ दोस्तों जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो पार्ट्स बना रहे हैं, उसको अभी कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, शरीर की सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एप्रन का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों ओवरऑल गॉगल्स का भी प्रयोग करते हैं, ग्लव्स का भी प्रयोग करते हैं। जितने भी आते हैं दोस्तों, जितने भी हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, वह सभी हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए, एप्रन हो गया, ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गई, सब क्या है हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, सेफ्टी प्रिकॉशन के रूल्स यही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राइंडिंग करते समय हमेशा क्या करनी चाहिए। जब आप ग्राइंडिंग करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि टूल ग्राइंडिंग करें या वर्क ग्राइंडिंग कर रहे हैं या कुछ भी ग्राइंड कर रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम आप टूल की ग्राइंड करते हैं वे ग्राइंडिंग मशीन पर। ठीक है दोस्तों, तो ग्राइंडिंग करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो दोस्तों ग्राइंडिंग करते समय हमें जिन बातों को ध्यान रखनी है वह है व्हील की साइड में हमेशा हमें खड़ा रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों व्हील की साइड में हम जब ग्राइंडिंग करेंगे, जब हम ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं या फिर किसी टूल की ग्राइंडिंग करते हैं, तो उस समय हमें क्या होनी चाहिए, व्हील की साइड में खड़ी होनी चाहिए, व्हील की साइड में दोस्तों खड़ा होना चाहिए। जैसा कि आपको एक्सप्लेन भी किया गया, कार्यस्थल पर ग्राइंडर द्वारा ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि व्हील से निकलती चिंगारियां आपको हानि पहुंचा सकती हैं और आंखों में चश्मा भी पहनना चाहिए। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जब आप ग्राइंडिंग करते हैं उस समय बहुत सारी चिंगारियां निकलती हैं, तो अगर आप व्हील के सामने खड़े होंगे, व्हील के आप सामने खड़े होंगे तो बहुत सारी चिंगारियां आपको क्षति पहुंचा सकती हैं, आपके ऊपर आ सकती हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ग्राइंडिंग करते समय हमेशा साइड में खड़ा होना चाहिए, ग्राइंडर के साइड में खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों औद्योगिक दुर्घटना एवं सुरक्षा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी। यह दोस्तों टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संग्रहित नहीं होता है? हस्त पुस्तिका में क्या संग्रहित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन द हैंडबुक? हैंडबुक जब आप यूज करते हैं उसमें कारखाना का जो कानून होता है, जो दोस्तों फैक्ट्री एक्ट जो होते हैं, वह इंक्लूड नहीं होता है, वह हस्त पुस्तिका में नहीं लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, कारखाना हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारियां, दिशात्मक विवरण तथा सामान्य दोष दिया होता है और कारखाना कानून नहीं दिया होता है। जैसा कि आप जानते हैं हैंडबुक जो आपको मिलती है उसमें तो सारी जानकारियां मिलेगी, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डायरेक्शनल डिटेल्स दी जाएगी, साथ ही साथ दोस्तों जनरल डिफेक्ट्स जो हैं वह दी जाती है। लेकिन जो कारखाना कानून है, फैक्ट्री एक्ट जो है, वह हैंडबुक में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वह क्या होती है? हैंडबुक में नहीं होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे आग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? फायर के बारे में। मैच द फॉलोइंग गिवन लिस्ट, एक लिस्ट दी गई है जिसको आपको क्या करना है? मिलाना है। लिस्ट के अनुसार दोस्तों ऑप्शन ए में है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर किसके अंतर्गत आती है? गैस के अंतर्गत आती है, या फिर वुड के, या मेटल के, या फिर फ्लेमेबल लिक्विड को, इसको मिलान करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, क्लास ए जो फायर है, क्लास ए जो फायर होती है उसको कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। ठीक है, क्लास ए की जो फायर होती है, क्लास ए फायर जो होती है वह कार्बोनेशियस फायर होती है। कार्बोनेशियस फायर कैसे लगती है दोस्तों? कपड़ा में लग सकती है, लकड़ी में लग सकती है। कपड़ा, लकड़ी जितने भी आते हैं दोस्तों क्लास ए फायर में आते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेशियस फायर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्लास वी फायर। यह होती है दोस्तों लिक्विड फायर। क्या होती है दोस्तों? लिक्विड फायर। लिक्विड फायर मतलब क्या हो गया दोस्तों? ज्वलनशील द्रव। कोई भी ज्वलनशील द्रव हो, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, कैरोसिन वगैरह जो हैं, यह क्लास वी फायर में आती है। क्लास वी फायर में कौन आएगी दोस्तों? ज्वलनशील द्रव क्लास वी फायर में आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों क्लास सी फायर। इसमें क्या आती है दोस्तों? गैस आएगी, कोई भी गैस हो जो ज्वलनशील होती है, जो क्या होती है दोस्तों? ज्वलनशील होती है, वह क्लास सी फायर में आएगी। साथ ही साथ दोस्तों द्रवीकृत लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी, यह भी क्लास सी फायर में आती है। ठीक है दोस्तों, एलपीजी जो है वह क्लास सी फायर में आती है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, फायर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो बचाव अर्थात एक्सटिंग्विशर हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, हर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्लास डी फायर। क्लास डी फायर, इसमें दोस्तों क्या आती है? जो हमारी फ्लेमेबल मेटल्स हैं वो आती हैं। कौन से आएंगे दोस्तों? फ्लेमेबल मेटल्स हैं, वो सभी किस में आएंगे? क्लास डी में आएंगे। धातुएं जो हैं वह क्लास डी में आएंगी, जो ज्वलनशील धातुएं वो क्लास डी फायर में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। दोस्तों तत्काल तत्काल मृत्यु का कारण शॉक, इलेक्ट्रिक के शॉक से हो सकता है। मतलब कि जब आप विद्युत परिपथ में काम कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रीशियन हैं, उस समय आपको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आपकी जो धारा की, विद्युत धारा की परिसीमा जो है वह कितनी अधिक हो, 10 से 20 मिलीमीटर एम्पेयर हो, तो तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तत्काल मृत्यु का कारण 10 से 20 मिलीमीटर एम्पेयर धारा क्या कर सकती है? आपको जान ले सकती है। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, वह कितनी है? 10 से 20 मिली एम्पेयर होती है। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 10 से 20 मिली एम्पेयर होगी तो आपकी तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कारखाना कानून। कारखाना कानून दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट जो है 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 की जो भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 की जो सेक्शन 23 है, कितनी है सेक्शन दोस्तों? भाग 23 के अनुसार जो हम किस मशीन को खतरनाक मशीन नहीं माना गया, कौन सी मशीन है दोस्तों जिसे खतरनाक मशीन नहीं माना है? तो वह ग्राइंडिंग मशीन है दोस्तों। कौन सी मशीन है दोस्तों? ग्राइंडिंग मशीन को खतरनाक मशीन में नहीं माना गया। ठीक है, यह किसके अंतर्गत दोस्तों? कारखाना कानून 1948 का भाग जो 23 में है, 1948 कानून कारखाना कानून है दोस्तों। कारखाना फैक्ट्री एक्ट है 1948,
और इसका भाग कितना है 23 के अनुसार ग्राइंडिंग मशीन को खतरनाक मशीन नहीं माना गया। बाकी जितनी भी मशीनें हैं, सर्कुलर सॉ हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, या फिर पावर प्रेस या अदर हाइड्रोलिक प्रेशर, कोई भी हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन है वो क्या है, खतरनाक मशीन है। लेकिन लेकिन जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन है वह खतरनाक मशीन में काउंट नहीं की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपसे हर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, LMRC लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो मेंटेनर पोस्ट आता है फिटर का, उसमें पूछा गया था 2016 में कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डेजिग्नेटेड बाई FG 200, इसका मतलब क्या है। FG 200 कास्ट आयरन को डेजिग्नेट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है FG 200 से। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। FG 200 कास्ट आयरन को निर्देशित किया जाता है, इसका मतलब होता है ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य क्या दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं कि भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार हम कास्ट आयरन को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, कास्ट आयरन को स्पेसिफाई करते हैं FG 200 से। FG 200 से इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हमारा जो ग्रे कास्ट आयरन है उसकी तनन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 200 200 न्यूटन, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तनन सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, फिर आपसे पूछा गया है कि क्लास ए टाइप की जो फायर होती है, टाइप ऑफ फ्यूल ऑफ फायर ऑफ क्लास ए किस टाइप में आती है। जैसा कि हमने आपको बताया, क्लास ए फायर को हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, जो लकड़ी, कागज और पत्ते में लग सकती है, जो लकड़ी, कागज और पत्ते में लग सकती है। गैस और लिक्विफाइड गैस, जैसा कि हमने आपको बताया, क्लास सी में आएगी। क्लास सी में कौन आएगी दोस्तों, गैस और लिक्विफाइड गैस क्लास सी में आएगी। फ्लेमेबल लिक्विड्स क्लास बी में आएगी, ये तो सी हो गई, यह बी हो गई। ठीक है, क्लास ए में लकड़ी आएगी, वुड आएगा, कागज आएगा, ये सब क्या आएंगे, क्लास क्लास ए में आते हैं। क्लास ए में लकड़ी आएगी, कागज आएगी, पत्ते आएंगे। क्लास बी में दोस्तों ज्वलनशील तरल तेल आएंगे, ज्वलनशील तरल पदार्थ आएंगे, जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया। जितने भी ज्वलनशील तरल पदार्थ हैं वह क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों क्लास सी में कौन कौन से आएंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, जितने भी गैसें हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन जो ज्वलनशील होती हैं वह क्लास सी में आएंगी। क्लास डी में मैग्नीशियम, टाइटेनियम, जितने भी मेटल हैं दोस्तों वह क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। मैग्नीशियम, टाइटेनियम या फिर बिजली में जो आग लगती है वो क्लास डी में आती है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास ए फायर कौन सी हो गई, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, क्लास ए फायर हमारी जो लकड़ी में लगी है यार, वो क्लास ए फायर है। फिर से आप क्लियर कर लीजिए, सब प्रश्न आपके रटे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लास ए फायर कार्बोनेशियस फायर होती है। कार्बोनेशियस फायर में कागज आता है, लकड़ी आता है और प्लास्टिक आती है। ठीक, क्लास बी फायर दोस्तों क्या है, पेट्रोल से आग लग सकती है, अर्थात तरल लिक्विड बोल सकते हैं उसको, लिक्विड बोल सकते हैं उसको, फ्लेमेबल लिक्विड बोल सकते हैं, जो क्लास बी में आते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, जितने भी तेल हैं, किरासन तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या आती हैं, क्लास बी के अंतर्गत आती हैं। क्लास सी में दोस्तों जितने भी ज्वलनशील गैसें हैं वो क्लास सी में आएंगी। और क्लास डी में दोस्तों जितने भी फ्लेमेबल मेटल्स हैं या फिर कहीं कहीं बिजली में जो आग लगती है उसको भी क्लास डी के श्रेणी में ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जो बिजली में आग लगती है उसको भी क्लास सी में रखा गया है। फिर दोस्तों आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी क्लास ए की फायर है, क्लास ए की फायर तो लग गई, मान लीजिए क्लास ए की फायर लग गई, ठीक है, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए एक कमरे में आग लगी है और वह आग किस में पकड़ी, केवल लकड़ी में पकड़ी है, लकड़ी रखी हुई है, उसमें आग पकड़ ली। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, बुझाएंगे। तो उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे क्लास ए की फायर के लिए। क्लास ए की फायर के लिए दोस्तों हम
किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? तो वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जल पूरित अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्लास ए फायर के लिए दोस्तों, क्लास ए फायर के लिए दोस्तों हम जल पूरित अर्थात जल से पूरा भरा हुआ जो अग्निशामक यंत्र आता है उसका हम प्रयोग करते हैं क्लास ए फायर को बुझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लास ए की फायर किस में लगती है? तो लकड़ी में लग सकती है, कागज में लग सकती है, पत्ते में लग सकती है, कपड़े में लग सकती है। यह क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? जल पूरित अग्निशामक यंत्र का। किसका प्रयोग करते हैं? जल पूरित अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विद्युतीय कार्य करते समय। ठीक है दोस्तों, आप वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक, सुरक्षा मानक के रूप में कौन सा सूचना पट का प्रयोग किया जाना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप विद्युतीय वर्क कर रहे हैं तो वहां पर अत्यधिक खतरनाक जो हमारे बोर्ड लगे होते हैं हैवी डेंजरस के, उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए जब आप विद्युतीय वर्क करें तो वहां पर हमें अत्यधिक खतरनाक वाले जो सूचना पट होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, उसको प्रयोग में लाना चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सेफ्टी के बहुत आसान, उतने टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत आसान ही पूछे जाते हैं कि आप जो विद्युतीय कार्य वर्क कर रहे हैं वहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं सूचना पट हम प्रयोग करते हैं वो अत्यधिक खतरनाक वाला सूचना पट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे यह देखकर या समझकर लोग वहाँ पर प्रवेश न करें। ठीक है, अत्यधिक खतरनाक वाला अगर बोर्ड आपने वहाँ प्रयोग कर दिया जहाँ आप विद्युतीय वर्क कर रहे हैं वहाँ पर कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन मेजर विद द हेल्प ऑफ। निर्मुक्त उष्मा का मापन किसके सहायता से किया जाता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि द हीट एनर्जी रिलीज जो हीट की एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी मेजरमेंट हम किससे करते हैं, उसको किसके द्वारा मापते हैं? तो दोस्तों उसको हम मापते हैं कैलोरी मीटर के द्वारा। किसको द्वारा मापते हैं दोस्तों? कैलोरी मीटर के द्वारा मापते हैं। कैलोरी मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा का माप करते हैं। विद्युत ऊर्जा का माप किसके द्वारा करते हैं? कैलोरी मीटर के द्वारा। आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, यह मापन और मापन यंत्र से प्रश्न पूछा गया है कि जो कैलोरी मीटर है उसका हम प्रयोग करते हैं विद्युत ऊर्जा के मापने में। थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं तापमान मापने में। थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों तापमान मापने में। कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं उष्मा ऊर्जा मापने में। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, कैलोरीमीटर और एनर्जी मीटर। तो उष्मा ऊर्जा मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे वायु वेग मापन में। किसका प्रयोग करेंगे? वायु वेग मापन में हम प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का। ठीक है दोस्तों, वायु वेग मापने में हम किसका प्रयोग करेंगे? एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्लास ए फायर जो है वह किसके कारण लगती है या किस में लगती है? तो लकड़ी में लगती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा आप हमारे इस चैनल पर, क्योंकि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू सारा कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।